नए साल में स्वागत है आपका। नए साल का मतलब होता है नई उम्मीदें, नए सपने और नई मंजिल। मंजिल हासिल उन्हीं को होती है जो साल दर साल उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। लगातार की गई कोशिशों के नतीजे कितने सुखद होते हैं, इसका अंदाजा आप हमारी आज की पहली बेटी से मिलकर लगा सकते हैं। पिछले साल हमने जो सफर शुरू किया था वो अब आप सबके साथ आगे बढ़ रहा है। पंजाब के जिस परिवेश में बेटियों की पढ़ाई अच्छी नहीं मानी जाती थी, लड़कियों को नौकरी करने के लिए घर की चारदीवारी से बाहर भेजना परंपरा के खिलाफ माना जाता था, उसी समाज के सारे बंधनों को मानते हुए भी इस बेटी ने न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक LIC की प्रबंध निदेशक बनी। मिलिए भारतीय जीवन बीमा निगम की पहली मैनेजिंग डायरेक्टर उषा सांगवान से आज के एपिसोड में। सूरज की पहली किरण और नजरें अखबार पर और इसकी खबरों में डूबी शख्सियत है दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर उषा सांगवान। देखने में वो किसी आम भारतीय गृहिणी की तरह लगती है। घर के सभी कामकाज के लिए वक्त निकालती हैं। खाना बनाने से लेकर पति के साथ नाश्ता और डिनर करना कभी नहीं भूलती। लेकिन जो महिला कुछ देर पहले तक रसोई में जुटी दिखाई दे रही थी, उसी के हाव भाव कार में बैठते ही बदल जाते हैं। वे चाहती हैं कि LIC सभी 125 करोड़ भारतीयों के दिलों तक पहुंचे। आज बच्चे बड़े हो चुके हैं और पति का हर कदम पर सहयोग मिलता है, लेकिन देश और दुनिया में दौड़ भाग के बीच कई बार दफ्तर के काम घर की जिम्मेदारियों पर भारी पड़ जाते हैं। कंपनी का CSR फंड हो या फिर नई पॉलिसीज की लॉन्चिंग, वे हर वक्त बेटियों का ख्याल रखती हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस फलसफे पर यकीन करने वाली LIC की MD की ख्वाहिश है कि जिंदगी की शाम भी उसी तरह से हिम्मत और भरोसे के साथ बीतनी चाहिए जैसा बचपन। भारत सरकार का चेहरा बन चुकी ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश के बड़े वित्तीय संस्थानों में बड़े पदों पर देश की बेटियां सफलता का परचम लहराएं, ये सपना है देश के प्रधानमंत्री का भी और हमारा भी। और इसी सपने को मिसाल बनाकर आगे बढ़ रही हैं उषा सांगवान जैसी बेटियां। तो ऐसा ही एक और नाम है नैनालाल किदवई का। सफलता के आसमान पर अपना नाम जगमगाते देखना चाहती थी बचपन से। समृद्ध परिवार की बेटी ने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाने की कोशिश की और इस चाहत को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी की। देखिए कैसे एक विदेशी बैंक की भारत में कंट्री हेड बनी तो फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष भी। मिलिए नैनालाल किदवई से। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने वाली पहली भारतीय बेटी, HSBC बैंक की पहली भारतीय महिला प्रमुख, औद्योगिक संगठन फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष, मशहूर पत्रिका फोर्ब्स की ताकतवर महिलाओं में शुमार और पद्मश्री से सम्मानित। तारीफ इतनी कि वक्त कम रह जाए, लेकिन नैनालाल किदवई को तारीफों की नहीं बल्कि अपने काम और सिर्फ काम की फिक्र रहती है। लेकिन एक बीमा कंपनी के प्रमुख की बेटी नैना के लिए यह सफर भी इतना आसान नहीं था। बचपन की याद आज भी ताजा है, जब पापा के ऑफिस में उनकी चेयर पर बैठने पर हल्की सी झिड़क मिली थी। नन्ही बच्ची को लेदर की वो रिवॉल्विंग चेयर ऐसी भाई कि उन्होंने उसे पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। आर्थिक जगत की ये दिग्गज बदलते वक्त में भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर होता तो देख रही हैं। लेकिन बैंक और कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स में अक्सर एक बात उन्हें सालती रहती है, और वो ये कि ज्यादातर उद्योगपति बेटियों से ज्यादा तरजीह बेटों को देते हैं, लेकिन खुद एक बेटी होना और बेटी की मां होने का एहसास बखूबी है उनको। पति पहले से एक समाज सेवी संस्था चलाते हैं और अब नैना भी महिलाओं को सशक्त बनाने में आगे बढ़कर योगदान देना चाहती हैं। दुनिया में भारत की सकारात्मक तस्वीर पहुंचाने वाली नैनालाल किदवई देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि वे अपने पैरों पर खड़ी हों, आर्थिक पहलुओं से जुड़े फैसले लेने में सक्षम बने। नैनालाल किदवई जैसी बेटियां देश के सुनहरे भविष्य की नींव बन रही हैं, तो बैंकिंग की दुनिया का एक और नाम है जो सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है। ये नाम है उषा अनंत सुब्रमण्यम का। सरकार द्वारा स्थापित पहला बैंक यानी भारतीय महिला बैंक। भारत में सार्वजनिक बैंक की औपचारिक शुरुआत इसी से हुई है। इससे पहले अस्तित्व में आए सभी सरकारी बैंक निजी उपक्रमों के विलय का नतीजा थे। नवंबर 2013 में शुरू हुए इस बैंक की आज 60 से ज्यादा शाखाएं हैं, जो छोटे से वक्त में बड़ी सफलता कही जा सकती है। 1982 में बैंकिंग की शुरुआत करने वाली मद्रास की ये बेटी बचपन से ही लक्ष्य के प्रति समर्पित थी। बड़ौदा बैंक की योजना शाखा में विशेष ऑफिसर से करियर की शुरुआत की, तो अपनी दक्षता के दम पर पंजाब नेशनल बैंक की कार्यकारी निदेशक बनी। लेकिन इस कड़ी मेहनत के बीच भी समय का प्रबंधन ऐसा कि खुद के लिए वक्त की कभी कमी नहीं रही। सांख्यिकी में मास्टर्स की डिग्री के बाद भारतीय संस्कृति की पढ़ाई करने वाली ये सीएमडी शिखर पर पहुंचने के बाद भी जड़ों को सींचना नहीं भूली। यही वजह है कि इकलौते बेटे और पति का सहयोग हमेशा मिला, और परिवार के सहयोग का नतीजा ही है कि हाशिए पर रही महिलाओं को आर्थिक धारा से जोड़ने के रास्ते तलाश रही हैं। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। जब जब बेटियों ने विश्वास के साथ अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए, हमेशा सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। उषा सांगवान, उषा अनंत सुब्रमण्यम और नैनालाल किदवई इसका सबूत हैं, तो प्रवीण मल्होत्रा एक मील का पत्थर। ऐसी बुनियाद जिन्होंने नई सोच, नए रास्ते और नई मंजिलों को पंख दिए। करियर काउंसलिंग को बतौर प्रोफेशन स्थापित करने वाली देश की इस बेटी से भी मिलिए, जिन्होंने नौजवानों को मंजिल दिखाने का काम किया, और इस बेटी ने अपनी अलग पहचान भी बनाई। एक सुनहरा भविष्य और कुछ कर दिखाने की चाहत देश के हर नौजवान का सपना होता है ये। लेकिन इस सपने को पूरा करने यानी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कांटों भरा होता है। कारण कोई भी हो, कई बार बच्चे करियर के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पूरी योग्यता होते हुए भी रास्ते नहीं मिलते। ऐसे मोड़ पर खड़े नौजवानों की उलझन दूर करने का काम करती हैं प्रवीण मल्होत्रा। छात्रों की दिलचस्पी के मुताबिक उन्हें करियर चुनने में मदद करने वाली ये बेटी आज इस क्षेत्र में पायनियर बन चुकी हैं। मुंबई में जन्मी लेकिन अहमदाबाद में पली बढ़ी संपन्न परिवार की ये बेटी फिल्म जगत में काम करने के इरादे से पुणे के FTII इंस्टीट्यूट पहुंची। प्रवीण बॉबी की ये दोस्त फिल्म एडिटर और डायरेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उस वक्त लड़कियों को डायरेक्शन के पाठ्यक्रमों में दाखिला नहीं मिलता था। ऐसे में वे वापस अहमदाबाद आ गई और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ठानी कि वे काम वहीं करेंगी जहां संतुष्टि मिलेगी। और तब 80 के दशक में इस बेटी ने जाना कि सही करियर का फैसला लेने में वे नई पीढ़ी की मदद करेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रोफेशनल लोगों का अकाल था, और 10 साल उन्होंने इसके लिए रिसर्च की। करियर चुनने में सबसे अहम भूमिका होती है इंफॉर्मेशन की, यानी सूचना की। बिना जानकारी के सही करियर का चुनाव मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का संकलन किया, किताबें लिखी, लेकिन साथ ही महसूस किया कि सिर्फ किताबों के जरिए देश के युवाओं तक पहुंचना आसान नहीं है। 30 सालों के लंबे अनुभव में वे अब तक देश के लाखों छात्रों को गाइड कर चुकी हैं, तो करियर काउंसलिंग पर 30 से ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं। नौजवानों को नए रास्ते दिखाने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है, और हमें इन पर अभिमान है। स्वामी विवेकानंद युवाओं में नई चेतना का संचार करके उन्हें हमेशा राष्ट्र निर्माण का संदेश देते रहे, और आज इस आधुनिक युग में उसी राष्ट्र निर्माण के काम को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने में जुटी हैं ये सब बेटियां। आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, भौतिकता की अंधी दौड़ लोगों को अकेला कर रही है। कहीं पूरे परिवार में रहते हुए भी लोग अकेलेपन का शिकार हैं, तो कहीं शोहरत भी
रास नहीं आ रही है, तो कहीं नई हुई शादियां टूट रही हैं। ऐसे में सही वक्त पर सही सलाह नहीं मिले तो यह अकेलापन मानसिक बीमारियों का रूप लेने लगता है। ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोगों को नई रोशनी देने में जुटी हैं डॉक्टर प्रेरणा कोहली। प्रेरणा कोहली, ये नाम है देश की जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। खूबसूरत चेहरा, जबरदस्त आत्मविश्वास और हमेशा कुछ नया करने की चाहत से सरोबार ये बेटी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े अत्याधुनिक शहर गुड़गांव में रहकर देश विदेश के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करती हैं। जिंदगी में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से पार पाने में विफल रहने वाले लोगों को प्रेरणा नई ऊर्जा देती हैं। अस्पताल की बजाय अपने घर के एक कमरे में बैठकर लोगों की बात सुनने का फैसला उन्होंने किया, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचने वाले हमेशा इस बात से आशंकित रहते हैं कि लोगों को पता चलेगा तो उन्हें पागल करार दे दिया जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि पागलखाने पहुंचने वाले लोग भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें वक्त रहते प्रेरणा जैसे साइकोलॉजिस्ट की सलाह मिले। प्रेरणा ने उस दौर में क्लिनिकल साइकोलॉजी का चयन किया जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी लड़की ने इस विषय में दाखिला तक नहीं लिया था। साइकोलॉजी में 4 बार गोल्ड मेडल हासिल करने वाली इस साइकोलॉजिस्ट ने एसी कमरों से निकलकर पागलखानों का रुख किया। मानवीय व्यवहार को समझने के लिए पीएचडी की और यह स्थापित किया कि साइकोलॉजिस्ट की भूमिका समाज में कितनी जरूरी है। आज भले ही इस क्षेत्र में इंटर्नशिप करने वालों की लंबी कतार हो और ऐसे क्लिनिक्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही हो, हमारे सोच में ज्यादा बदलाव अभी भी नहीं आया है। अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के दम पर राज्य और केंद्र सरकार से सम्मानित हो चुकी ये बेटी इस मानसिकता को बदलना चाहती हैं। लिहाजा घर से बाहर कम्युनिटी सर्विस में इनकी सक्रियता अलग अलग मंचों पर देखी जा सकती है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। अलीगढ़ से निकलकर देश की राजधानी में पहुंची डॉक्टर प्रेरणा कोहली आज हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर कोहली, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। हमेशा मुस्कुराती रहती हैं आप, अपने मरीजों के चेहरे पर जो खुशी लाती हैं वो वजह है या फिर इतने लंबे अनुभव का नतीजा? दोनों चीज़ें हैं। बहुत खुशी मिलती है कि जब आप किसी उदास इंसान पर एक खुशी ला सकते हैं और एक आप चॉइस भी बना लेते हैं अपने पर्सनल अनुभव से कि आप खुश रहेंगे हमेशा। डॉक्टर कोहली, आप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आती हैं, परंपरागत परिवार से, ऑर्थोडॉक्स माहौल हम कह सकते हैं। आपका बचपन, आपकी परवरिश वहां पर हुई। आज आप सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल लोगों के साथ डील करती हैं, एनसीआर में, गुड़गांव में, दिल्ली में, और देश भर से आपके पास मरीज आते हैं। ये कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जहाँ से मैं आई थी वहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं करती थी। जिन घरों से हम आए थे जॉब्स नहीं होते थे। मेरे ख्याल से अलीगढ़ में मैं पहली लड़की थी जिसने गाड़ी चलाई थी जी। मैं अपनी गाड़ी चला के जाती थी। तो मेरे पेरेंट्स को एजुकेशन का बहुत था, मेरी माँ को बहुत था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं, आगे बढ़ूं, क्योंकि हर माँ बाप को होता है कि बच्चे में पोटेंशियल है। और मेरे ख्याल से जब आप कहीं भी आते हैं, चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, अगर आप मेहनत करते हैं और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है ना, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका काम कहीं ना कहीं ज़रूर शाइन करता है। लेकिन एक महिला साइकोलॉजिस्ट के लिए ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, और वो भी एनसीआर, वो भी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ डील करना। नहीं था, मगर बहुत चेंज आ गया एक वर्ड ऑफ माउथ से जब लोगों को पता चला। ऑल्सो उन्हें ये भी लगा कि एक महिला होगी तो शायद ज़्यादा सेंसिटिव होगी, शायद ज़्यादा ओपन होगी, शायद ज़्यादा हमारी इमोशन से कनेक्ट कर पाएगी, तो वो मेरे हक में भी गया। आप उन लोगों के साथ डील करती हैं जो मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ परेशानी आती हैं, ऐसे लोगों को समाज स्वीकार नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए समाज संवेदनशील नहीं होता। आप महसूस करती हैं इस बात को? मैं करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो अपने परिवार में ही इतने अकेले हो जाते हैं। परिवार हमारी सबसे पहली सोसाइटी है, उसमें ही अकेले हो जाते हैं। और ये महसूस होता है कि हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, वो कुछ अपने आप को बनाएं, कुछ अपना करें। तो मुझे लगता है कि ये है एक चैलेंज बहुत है। समाज इतना कठोर क्यों है अपने ही लोगों के लिए, अपने ही बच्चों के लिए?
मेरे ख्याल से परिवार को समझ ही नहीं आता कि इस चीज़ों से कैसे डील करना है, तभी मैं फैमिली थेरेपी करती हूँ। अगर घर में एक भी परेशान है या किसी को पैनिक अटैक्स है, किसी को डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, तो मैं चाहती हूँ कि फैमिली थेरेपी करूँ। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, उन्हें समझ ही नहीं आता वो कहाँ गलत चले गए। उन्हें लगता है जैसे उनके पेरेंट्स ने किया वैसे उन्होंने किया। जी। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को जब बच्चा लेके आते हैं तो मैं पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ जी। और अगर पेरेंट्स आते हैं तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चे से बात करूँ कि उसको उनको सपोर्ट करे। आपने कहा कि आप पूरी फैमिली को थेरेपी करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप उन पेशेंट्स को सामने नहीं लाते हैं, उन पेशेंट्स को छुपा कर रखा जाता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हम अभी भी बहुत जजमेंटल सोसाइटी में रहते हैं। कईयों को लगता है कि अगर मेरी बेटी के बारे में पता चल गया कि इसे पैनिक अटैक्स होंगे तो शायद कोई रिश्ता ना है। कईयों को लगता है कि नहीं, हमारे घर में कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती, तो औरों के घर में होता है कि किसी को डिप्रेशन है या पैनिक है या किसी को किसी तरह की भी मानसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि एसोसिएशन कई लोगों की अभी भी टैबू है कि आप पागल होते हैं तभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और हम पागल नहीं हैं। लोगों की मानसिकता को समझने वाली, लोगों का इलाज करने वाली डॉक्टर प्रेरणा कोहली अगर लोगों के बीच में जाकर ये नहीं बताना चाहती हैं कि वो देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे में जो इस क्षेत्र में नए आने वाले युवा हैं वो इसे किस रूप में लें, और क्या वाकई में उन युवाओं की संख्या उतनी है जितनी आज देश में साइकोलॉजी के मरीज हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बड़ी संख्या है इस देश में हमारे जो मानसिक परेशानी की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उन डिप्रेशन में चले जाने वाले लोगों का इलाज करती हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेरणा कोहली, और उनके जैसे तमाम साइकोलॉजिस्ट देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं क्लिनिकल थेरेपी के जरिए इलाज करने के लिए। लेकिन डॉक्टर प्रेरणा, 21 साल बाद आप पागल खाने जाके आई शुरू में करियर के, आपने प्रोफेसरशिप को छोड़ा और आपने इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया। आज 21 साल बाद भी ये दर्द होता है आपको कि आपको छुपाना पड़ता है, इस टैबू से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? मुझे ये दर्द होता है कि लोग छुपाते हैं, कॉन्फिडेंशियल सिर्फ केसेस को। लेकिन आप उन लोगों को बदलने के लिए काम कर रही हैं। मैं तो कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ और सब जुटे, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। हाँ, कहीं जगह छुपानी पड़ती है, जो मैं अब उसको ब्रेक करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग सपोर्ट करें इसको ब्रेक करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट से डरे नहीं। मैं चाहती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट को वेलकम करें ओपन आर्म से, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में। आपको लगता है कि इस देश में इस वक्त साइकोलॉजिस्ट की जो संख्या है वो पर्याप्त है? बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और भी चाहिए, क्योंकि डोमेन एक्सपर्ट बहुत कम हैं, स्पेशली जिन्होंने इन डेप्थ ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। सिर्फ 6 महीने या 2 साल काउंसलिंग साइकोलॉजी करने से साइकोलॉजी नहीं होती, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। रिलेशनशिप्स में इतना स्ट्रेस क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम रिलेशनशिप्स को जी ही नहीं पा रहे हैं। रिलेशनशिप्स एक महज टेक्निकल रिलेशनशिप्स हो गई हैं। हस्बैंड वाइफ अगर हैं, फॉर एग्जांपल एक कमरे में बैठे हैं, एक साथ चेयर पे बैठे हैं, तो तब भी वो आपस में एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं। सामने है इंसान, आप बात कर सकते हैं। ऐसे केसेस हैं आपके पास? बहुत सारे केसेस हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आप ज़्यादा परेशानी किस तरफ आती हैं, मेन और विमेन? गलती किस तरफ ज़्यादा? देखिए, गलती कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि 21 साल में पहले मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ आती थी हेल्प लेने, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, बट अब ट्रूली मेरे पास 9 आउट ऑफ 10 आदमी आ रहे होते हैं, मेंटली, इमोशनली और फिज़िकल, बिकॉज वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इट्स ऑल राइट टू क्राई। वो भी एक इंसान है, मैन भी एक इंसान है, मतलब वो भी इमोशंस फील कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर शादियां ब्रेक हो रही हैं, शादी को पवित्र संस्था कहा जाता था, बिल्कुल, लेकिन आज शादियां टूट रही हैं जितनी तेजी से, तो लड़कियां भी उतनी ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप ये कहना चाहती हैं? दोनों तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, और दोनों तरफ फ्लेक्सिबल होना है, दोनों तरफ एडजस्ट करना है, दोनों तरफ पेशेंस आनी है। और शादी तो मैंने कहा ना, एक टीम वर्क है, जैसे ये फैमिली एक टीम वर्क है। तो शादी का सक्सेस नहीं होना भी डिप्रेशन का बड़ा कारण बन रहा है? बहुत डिप्रेशन का कारण बन रहा है, बहुत बड़ा, क्योंकि कई लोग तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं बट उस रिलेशनशिप में हैं। तो मैं तो इनकरेज करूँगी कि हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए।
यानी कि मेंटल हेल्थ को जनरल हेल्थ का, हेल्थ केयर का हिस्सा बनाया जाए और आने वाले दिनों में इसी दिशा में अगर लोग अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को जो डिप्रेशन का शिकार हैं उनको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की जरूरत समझें, उस दिशा में काम करें और हॉस्पिटल्स में भी, आपके जिलों में, आपके कस्बों में, आपके राज्यों में साइकोलॉजी की दुनिया में विस्तार हो। ये डॉक्टर प्रेरणा आप कहना चाहती हैं। समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका। मानसिक रूप से अगर परिवार में आपके कोई परेशान है, डिप्रेशन में है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उसी तरह से एक बीमारी हो सकती है जैसे किसी को बुखार होता है, किसी का सिर दर्द होता है या फिर कुछ इसी तरह की शारीरिक परेशानियां। और डॉक्टर कोहली हमारे साथ लगातार बनी हुई है यही बताने की आप कोशिश कर रही है। भारत के लोगों को ये बात हम कितनी समझा पाएंगे, क्योंकि आज भी शहरों में, कस्बों में बिल्कुल इस तरह से साइकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर एक बात ये भी उठती है कि अगर उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि आप पहले डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से लिखवा के लाइए कि आपका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ऐसा है? नहीं, देखिए, एक तो पहले हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हो। हम एज अ कंट्री बहुत डिनायल में है कि एवरी 4th पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ये स्टैटिस्टिक्स है वर्ल्ड वाइड। Every 7th woman is depressed, every 8th man is depressed, every 11th child is depressed. ये statistics है। तो मैं तो चाहूँगी कि मीडिया इसके बारे में बात करे, कैंपेन्स हों इसके बारे में। देखिए, जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देंगे उसकी इम्पोर्टेंस समझी जाएगी। जी। मैंने कई कवर्स देखे हैं मैगजीन को जो कहते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़े डिनायल में है कि हमारी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और बहुत बहुत डिप्रेशन है। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम यही कोशिश करते हैं, लगातार इस तरह के मामलों को सामने लाते हैं कि इस देश में आज जरूरत क्या है, साइकोलॉजिस्ट की कितनी बड़ी जरूरत है। ये डॉक्टर प्रेरणा कोहली हमें बता रही हैं। और आने वाली पीढ़ी क्या वाकई इस दिशा में सोचती हैं, कितना वो तैयार हैं, कितना वो जागरूक है, कितना वो जानती भी हैं, इस बारे में कई सारे सवाल हैं उनके। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हेन वी बिकम अ टीनेजर, हमारी लाइफ लाइक हम स्कूल के एंड में और कॉलेज की स्टार्टिंग में आ जाते हैं। लाइक 12 ईयर्स हमारा स्टार्ट होने लगता है, हम 12 ईयर्स के होने लगते हैं। हमारी लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम कभी कभी रिलेशनशिप में बहुत डीपली चले जाते हैं। हमारे लिए फ्रेंड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। फैमिली के अलावा हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अलावा हमारे फ्रेंड्स बढ़ आ जाते हैं। देखिए, पहले तो आपने कहा कि एकदम स्कूल से कॉलेज जाने पे फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, पीयर प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी यंग जनरेशन को कि जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स हों, अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिएगा। आप बहुत निगलेक्ट कर देते हैं अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड्स की वजह से, और जब आप निगलेक्ट कर देते हैं तो एक बहुत डिस्टेंस भी आने लग जाता है, एक गैप आने लग जाता है और आप उनसे कोई बात भी नहीं कर पाते। तो आप खुद दूर होते हैं, शायद आपके पेरेंट्स दूर नहीं होते, आप खुद दूर हो जाते हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हम ये चीज़ सुनते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी और समथिंग, और पेरेंट्स और बच्चे उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो मैम, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कम्युनिकेशन गैप? उसके रीज़न क्या है गैप का? देखिए, हम बहुत ज़्यादा अपने इस जनरेशन को मैं अगर देखती हूँ तो हम बहुत जजमेंटल हो गए हैं पेरेंट्स के बारे में। हम पेरेंट्स को कंपेयर करते हैं और पेरेंट्स के साथ, अब जो पहले कभी नहीं था। उसका फादर क्या करता है या मेरा फादर क्या करता है, उसकी मदर ऐसे करती है, इसकी मदर ऐसे करती है। एक पूरा जनरेशन निकल गई समझाने में कि प्लीज़ बच्चों को कंपेयर मत करो एक दूसरे से, रिलेटिव्स में कंपेयर मत करो। वो तो बहुत बदल गया, बट अब बच्चे बहुत कंपेयर करने लगे हैं माँ बाप को। एम आई राइट? डॉक्टर कोहली, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। देश भर के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उम्मीद जताते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि डॉक्टर प्रेरणा कोहली ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, देश के दूर दराज में बैठे हुए लोग इस बात को समझेंगे कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अब किसी तरह का कोई सामाजिक टैबू नहीं है। जिस तरह से यहाँ बैठे हुए बच्चों ने इतने सारे सवाल किए, क्योंकि हर किसी के दिल में ये बात थी कि उनकी जो परेशानी है उसका समाधान कहाँ है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने परेशानियों के आप समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए भी यही है कि हम नए नए चेहरों को आपके सामने लाएं। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ।
कुछ और बेटियों के साथ। तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।